पैसा या खिदमत, पैट्रियटिज्म या इंसानियत, इंसानियत, सिर्फ अपनों को नवाजेंगे या आवाम को, अवाम, इंसाफ या अकरबा परवरी, इंसाफ, डेवलपमेंट या स्कीम होरी, डेवलपमेंट, पॉलिटिज़म या इक्वालिटी, इक्वालिटी, इल्हाक या खुद मुख्तारी। इल्हाक, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल माजिद और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बैरून मुल्क सारी खिदमात हैं। बैरून मुल्क गवर्नमेंट हेड ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खिदमात भी इनकी बैरून मुल्क सारे इंजाम दे रहे हैं। इन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से उम्मीदवार असम्बली के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अलियास अजीज़ मलिक, जो कोटली आज़ाद कश्मीर के ही रहने वाले हैं। आइए आपको इनका तारफ़ करवाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, बैरून मुल्क से अपनी जॉब छोड़कर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं, इनके मकासद क्या हैं, क्या ये आवाम की खिदमत का जज्बा रख कर यहाँ पर आए हैं या ये मसलन इस बरादरीज़म कुंबा कबीला की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि ये इतनी बड़ी काबिलियत के हामिल हो के अपनी सारी जॉब को, अपने सारे वहाँ पे कमाई और स्किल्स को छोड़कर यहाँ पे कोटली में तशरीफ़ लाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अलियास साहब? तो आप वहाँ से कहाँ पे आप जॉब करते हैं? आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग भी की हुई है, आपकी कौम और मुल्क के लिए भी बहुत बड़ी खिदमत हैं। आप यहाँ पे किस जज्बा के तहत वो सारी एक साइड पे रख के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस बरादरीज़म के निज़ाम में? यहाँ पे जो कल्चर है वो आपको पता है, कुंबा कबीला की बुनियाद पे लोग क्या क्या करते हैं। तो क्या ख्याल है, आप यहाँ पे आपके मकासद क्या हैं और क्या सोच के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं? थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ वक्त दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। जैसे आपने मेरे तारुफ़ में बताया कि मैंने काफ़ी खिदमत वहाँ अंजाम दी हैं, तो वो सारी जो चीज़ें मैंने वहाँ की हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए थी। मैं हेड ऑफ़ इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिजिटाइजेशन को मैं वहाँ ऐड करता हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ की जो रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कमेटी है उसका भी मेंबर रहा हूँ। और यही एक बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं पिछले 11-12 साल से जो वहाँ की गवर्नमेंट में मैंने काम किए हैं उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने वहाँ तकरीबन 5 अवार्ड्स भी दिए हैं। और ये सारे जो काम मैंने किए हैं उन कामों को मैं यहाँ लेके आना चाह रहा था आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने विज़िट करना स्टार्ट किया और वहाँ जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे और उसमें वो जो कुछ ख़ास प्रोजेक्ट्स थे वो ये थे कि करप्शन को कैसे रोका जा सकता है या हमारी गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। वहाँ मैं रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ। तो मैं यहाँ समझता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन सी रिफॉर्म्स करके हम लोग इस स्टेट को आगे लेके जा सकते हैं। तो 3 साल मैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास गया, मिनिस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग्स हुई, सेक्रेटरीज़ के साथ मेरी मीटिंग्स हुई, यहाँ के सेटअप को मैंने स्टडी किया और जो रिफॉर्म्स मैंने यहाँ देना थी वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। कमेटीज़ वगैरह बनाई गई, एक कमेटी बनी, उसका सरबराह भी बनाया गया मुझे, लेकिन एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट थी। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है या यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्शन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। और ऑब्वियसली यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनका दारोमदार करप्शन के ऊपर ही रहता है। अलियास साहब, आप यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, जी। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिलियत को टिकट देगी कि वो काबिल लोग आगे आएँ और अवाम की खिदमत कर सकें? ऑब्वियसली काबिलियत के ऊपर ही देगी और देना भी चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें हमेशा मेरिट की बात की है, इमरान खान ने हमेशा मेरिट की बात की है और इमरान खान साहब हमेशा प्रमोट करते हैं यंग टैलेंट को और जो लोग पॉलिसी के अंदर अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, जो स्टेट को ऊपर लेके जा सकते हैं, ऑब्वियसली उनकी पहली सिलेक्शन यही होगी। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपना जो भी मैंने पहले काम किया है या जो मैं आगे करना चाह रहा हूँ या गवर्नमेंट के लिए जो मेरे पास प्लान्स हैं कि आगे 5 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर तो मेरे ख्याल में मेरे साथ एटलीस्ट इस फील्ड के अंदर तो कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। आप तो क्या मुझे समझते तो हैं कि आपको अगर टिकट मिल जाता है तो आप यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कुंबा कबीला, बरादरीज़म और मफादात की सियासत होती है जो आपको पता है पहले से। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी लाएंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे रहने वाले लोग आप जैसे काबिल लोगों को वोट दे सकें? आप उनको अवेयरनेस देंगे या क्या करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि वोटर्स को सही बात बताई नहीं गई आज तक। ना उनके राइट्स उनको बताए गए हैं और ना उनके जो हकूक़ बनते हैं उनको दिए गए हैं सही तरह से। और इन्हीं वजहों की वजह से लोग एक वो टूटी नलका ट्रांसफार्मर जो छोटी छोटी जो रिश्ते आप कह लें उसके ऊपर वो लोग देते रहे। तो हम पिछले 1.5 साल से इसके ऊपर मैं कंपेन कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उनके राइट्स क्या हैं या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं।
तो मुझे यकीन है अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है, सारे हलके में मैं घुमा हूँ, जो मेरे साथ लोग चल रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, तो मैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त प्ले कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मज़ीद जितने लोगों को मेरी बात समझ आएगी, जितने लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचेगा, तो वो 7 लोग जुड़ेंगे और सीट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा ये तो मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरी पॉलिटिकल फैमिली है, हमारा एक अपना वोट बैंक है, मेरी जो यूनियन काउंसिल है उसमें इस वक्त वो सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है इस हलके की। और हमारा एक ऑलरेडी वोट बैंक चला आ रहा है जो पिछले 50-60 साल से हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसका मुझे एज है। इसके अलावा जो मेरी नई स्ट्रेटजी है, जो पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मैं तो कंपटीशन, बाकी लोग कंपटीशन में, मैं तो हेड ऑफ कंपटीशन में इंशाल्लाह। आप बैरून मुल्क इतनी बड़ी सहूलियात, इतने बड़े पैकेजेस को छोड़ के, तनख्वाह को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो आप का क्या मकसद है? पैसा कमाना, इक़्तिदार एंजॉय करना या आवाम की खिदमत करना? सर मैंने जो पोजीशन वहाँ एंजॉय की है, जो सैलरी मैं वहाँ ले रहा हूँ, यहाँ तो कोई मिनिस्टर भी नहीं लेता इतनी। तो मेरा पैसा कमाना मकसद होता तो वो तो बेस्ट जगह है मेरे लिए पैसे कमाने की। पैसे कमाने की वो बात को छोड़ के मैं यहाँ खिदमत के जज्बे से आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारी स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल शायद पाकिस्तान के किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारी लोकेशंस अच्छी हैं, टूरिज़्म बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो अगर अच्छे तरीके से, अच्छी स्ट्रेटजी से लेके हम लोग चलेंगे तो हमारी स्टेट बहुत ऊपर जा सकती है। और फिर मेरे ख्याल में, जैसे मैं पिछले 16-17 साल से बाहर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग वहाँ देखे हैं जो बड़े बेचारे धक्के खाते हैं, वहाँ बड़ी लोअर क्लास जॉब्स करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो अगर इस स्टेट को ऊपर लेके जाया जा सके तो मेरे ख्याल में उन सारे लोगों को भी निजात होगी, वो भी वापस आएंगे। और कम अज़ कम मैं इस मिशन को आगे लेके चल रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट यही अपने मुल्क के अंदर सस्टेन करें, यही रहें, यही अपनी जॉब्स देखें, यही अपने बिज़नेस देखें, उनको बाहर धक्के ना खाने पड़े। तो किसी न किसी को तो स्टैंड लेना पड़ता है। सो आई हैव डिसाइडेड टू मूव अहेड, और मैं यहाँ आया हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा इस रास्ते में। अलियास साहब, जो आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सियासी सिस्टम है और रियासत के अंदर जिसमें ज़्यादातर कुंबा कबीला बरादरी को देखा जाता है या पैसे को देखा जाता है, तो इस सोच की आप कैसे इस सोच को तब्दील करेंगे कि लोगों को ये पता चल सके कि मेरिट क्या होता है और मेरिट की बुनियादों पे कैसे लोगों को आगे लाना है? देखें, जहाँ बरादरीज़म की बात है, इससे कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आज़ाद कश्मीर में बरादरीज़म की सियासत है सारी। लेकिन मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। बरादरीज़म नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आवाम जो है वो इक्वली टैक्स पे करती है, चाहे वो किसी भी बरादरी से तल्लक रखता हो, चाहे किसी भी पार्टी से कोई तल्लक रखता हो। वोटर्स जो हैं वो सारे के सारे, जो आवाम है बेसिकली, वो टैक्स पे करती है। और गवर्नमेंट का जो काम है वो ये काम है कि उस टैक्स को टैक्स पेयर के पास सही मानों में पहुँचाया जा सके और सही तरीके से पहुँचाया जा सके, करप्शन के अलावा। तो आज़ाद कश्मीर का सियासी सेटअप जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बुरा है और इसको तब्दील होने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और वो तब्दील हमारे जैसे लोग ही करेंगे कि जो एक नई सोच लेके सियासत के अंदर आए हैं, जो खिदमत का जज्बा लेके आए हैं। नॉर्मली देखा ये जाता है कि सियासत के अंदर जो लोग वो आते हैं जो कुछ और नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों ने कभी जॉब्स नहीं की, कभी कोई बिज़नेस नहीं किया, जो निकम्मा बच्चा होता है उसको सियासत में लेके वो चले जाते हैं। या फिर ये देखा जाता है कि जो सबसे करप्ट है उसको सबसे बड़े ओहदा दे के सियासत में लेके चले जाते हैं। तो ये ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। जब आज़ाद कश्मीर में देखा है कि जो नए लोग आ रहे हैं सियासत के अंदर, वो प्रोफेशनल हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जब इस तरह के लोग आएंगे तो बेहतर कानून साजी करेंगे और बेहतर एक सिस्टम जो है वो आवाम को देंगे, जिससे आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। तो सियासी निज़ाम जो है वो बदलने की शदीद ज़रूरत है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रूर बदलेगा और सियासत जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि सियासत को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी अदारे के पीछे एक बेहतर सिस्टम लेके नहीं आते तब तक वो अदारा चल नहीं सकता। इसी तरह सियासत के पीछे जब एक बेहतर सिस्टम नहीं आएगा और सारे सियासतदान जब उस सिस्टम के ताबे नहीं होंगे, तो तब तक ना ही डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही आवाम को उसका रिलीफ मिल सकता है। तो इंशाअल्लाह मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने भी बाकी जो मेरी सोच फ़िक्र के लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर में पूरी कोशिश करेंगे तो सियासी निज़ाम बदलेगा और उससे आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अलियास अजीज़ मलिक साहब, हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो एमएलए होता है वहाँ उसके अगराज व मकासद या उसकी ज़िम्मेदारियाँ लोगों को पता नहीं होती ज़्यादातर, कि एमएलए टूटी खंबा देना एमएलए की ज़िम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसका काम लेजिस्लेशन करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो सड़कें पक्की करने के लिए होता है या गलियाँ पक्की करने या खंबा टूटी देने के लिए। तो क्या आप ये आपको समझाने के लिए ये बताएंगे एमएलए होता क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, और आप एज ए एमएलए क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होंगी आप पे और आप क्या खिदमत सारी अंजाम देंगे?
मैं पिछले 1.5 साल से यही काम कर रहा हूँ कि मैं आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमएलए क्या होता है और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम क्या होते हैं। आप मेरी पिछली सारी स्पीचेस देख लें, मेरे सारे जो प्रोग्राम्स हुए हैं टीवी के ऊपर या जो आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, और हर इंटरव्यू के अंदर मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि एमएलए की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और ये आप जान के हैरान होंगे कि जब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था या रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ विटनेस की कि पिछले 50-50, 60-60 साल से कानून साजी नहीं हुई। इसका मतलब है कि पिछले 50-60 साल से बदकिस्मती से हमारे एमएलए जो असेंबली में जाते हैं वो अपना काम ही नहीं करते हैं, और वो लगाए रखते हैं आवाम को टूटी नलका, ट्रांसफार्मर या छोटी मोटी जॉब्स या इस तरह की ज़रूरतों के पीछे। उसकी एक वजह है, उसकी साइंस ये है कि जब अदारे आज़ाद हो जाएंगे, जब ट्रांसफार्मर जो है वो महकमा बरक़ियात देगा, रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी वाले बना के देंगे, जब अदारों को बजट इशू किया जाता है और वो बजट जब आवाम तक पहुंचेगा तो ये सियासतदान आवाम को किस बात के लिए बेवकूफ़ बनाएंगे। तो उनके पास जो ट्रिक्स रह जाते हैं वो ये रह जाते हैं कि ये चीज़ें हम देते हैं, हालांकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए, ऐसे कानून लेके आए जिसका रिलीफ आवाम को पहुंच सके, जो करप्शन ख़त्म कर सकें, जो डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोसीजरल गैप्स हैं, जो मैंने बेशुमार गैप्स देखे हैं। आप सोच नहीं सकते कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, जिसे रूल्स ऑफ बिज़नेस कहा जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो इस कदर थके हुए हैं कि वो रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि आवाम को थकाया जा सके या उनसे करप्शन की मद में पैसे लिए जा सकें। तो ये एमएलए जो बदकिस्मती से पिछले 72 सालों से असम्बलियों में जाते हैं, ये कानून साजी नहीं करते बल्कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टूटी नलका, ट्रांसफार्मर, जॉब, ये बेसिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये पूरी होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आवाम को इसके लिए एड़ियाँ नहीं रगड़ानी चाहिए। ये हुकूमत की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आवाम को हेल्थ की फैसिलिटीज़, आवाम को एजुकेशन की फैसिलिटीज़, ये टूटी नलका, ट्रांसफार्मर, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इतनी बेसिक ज़िम्मेदारियाँ हैं कि ये हर सूरत में हुकूमत को पूरी करनी चाहिए, जबकि एमएलएज़ को आवाम को इन चीज़ों के लिए अपने पीछे एड़ियाँ रगड़ाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यही तो एक सबसे बड़ा अलमिया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं सियासत के अंदर आया। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पीने के साफ़ पानी का मसला है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं और बाकी दीगर मसाइल। तो आप क्या समझते हैं सारे मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके या डेवलप नहीं किए जा सके सही तरीके से, तो कौन कसूरवार है आपकी नज़र में? पॉलिटिशियंस, और इसके अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहे हैं वो बहुत थके पुराने सिस्टम है। देखें, दुनिया के अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो हर 5-6 महीने के अंदर बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मैनेजमेंट के स्टाइल बदल जाते हैं। इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो एमएलएज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल्स ऑफ बिज़नेस बने हुए हैं, जो कानून साजी हुई है वो बहुत पुरानी है, उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो ये सारी जो आज तक महरूमियाँ हैं, इसकी वजह जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कम ज़िम्मेदार होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जो असेंबली होती है, इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाएं कि उनको ब्यूरोक्रेट्स फॉलो कर सकें। लेकिन बहुत सारे हमारे बदकिस्मती से जो पॉलिटिशियंस असेंबलियों के अंदर भी जाते हैं, एक तो अच्छे एजुकेटेड नहीं होते, अगर एजुकेटेड हों भी तो वो प्रोफेशनल नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि कौन से रूल्स रेगुलेशन चेंज करने की वजह से आवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दुनिया के ट्रेंड्स उनको नहीं पता होता, क्योंकि दुनिया के अंदर इंटरनेशनली कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मैनेजमेंट के स्टाइल बदल जाते हैं। आजकल दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, वो सारी कनेक्टेड है एक दूसरे से, और आप बाहर की चीज़ों को अगर या जो टेक्निक्स बाहर अच्छी डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं, अगर उन चीज़ों को आप यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे मैं टेक्नोलॉजी की आपको एग्जांपल दूँ कि मेरी आईटी बोर्ड वालों से जो मीटिंग्स हुई हैं, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो 2005-6 की यूज़ हो रही है, उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम ही नहीं हुआ, जबकि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। अब मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करेंगे, हर्डल्स ख़त्म होंगे, रूल्स रेगुलेशन बदलेंगे, तो तभी तो चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल आप ले लेंगे, किसी पटवारी के पास अगर आप फ़र्ज़ नंबर लेने जाते हैं, तो ये काम अगर आपके मोबाइल पे आ जाए और आप फ़र्ज़ नंबर घर बैठे बैठे निकाल लें, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अमेंडमेंट्स, ये जो जितनी भी मैं चेंजेस आपको बता रहा हूँ, ये चेंजेस कौन करेगा? ये चेंजेस करेंगे पॉलिटिशियन जो असेंबली में एमएलएस जाते हैं। इसी के दरमियान मैं आपसे एक मालूमात के लिए बात पूछना चाहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के माहिर हैं, तो क्या रियासत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इदारों को, मसलन कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा और दीगर जो सिस्टम है, उनको डेवलप करने के लिए क्या कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, या उसमें इस्लाहात के लिए क्या कोई अक्ल चाहिए, कोई
अपनी एबिलिटीज़ चाहिए सिर्फ के लोग ये हमारे मौजूदा जो सियासी निज़ाम है वो नहीं कर पा रहा, वजह क्या है आपके जहन में? इनकम्पिटेंसी और कोई वजह नहीं है। बजट मैंने देखा है कि हमारे एजेके का जो बजट है आईटी का वो बहुत बड़ा बजट है। उसमें आप आराम से 3 साल के अंदर अंदर पूरे आज़ाद कश्मीर को डिजिटाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल सिस्टम ख़त्म कर सकते हैं, लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो इनकम्पिटेंसी है, जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जो लोग डायरेक्टर जनरल्स की पोजीशन के ऊपर बिठाए जाते हैं वो उस फील्ड के ही नहीं होते हैं। जैसे हमारे आईटी के जो साहब हैं वो उस फील्ड के नहीं हैं। और ये इनकम्पिटेंसी इस गवर्नमेंट की है, नून लीग की गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी है। फिर नॉन प्रोफेशनल लोग, मतलब ये होता है कि जिसने वोट दिए हैं या वोट के अंदर इलेक्शन के अंदर वोट नोट दिए हैं, तो उन लोगों को बड़ी पोजीशंस के ऊपर बिठा दिया जाता है सिर्फ स्वाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करके, और वो बेड़ागर कर देते हैं उन डिपार्टमेंट्स का। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर जनरल्स हैं, जो कोई पॉलिटिकल अफेयर्स का डायरेक्टर जनरल है, कोई आईटी का डायरेक्टर जनरल है, ये सारे के सारे स्वाबदीदी लोग हैं। इन लोगों की कम्पिटेंसी ज़ीरो है, इनको पता ही नहीं है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना। प्रोफेशनल्स को नहीं लगाया जाता, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं दिया जाता। तो यही सबसे बड़ी वजह है। तो मैं इसी के ऊपर तहरीक चला रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास दुनिया की बेहतरीन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसकी सिविल स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने काम किया है। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैंने काम किया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझे सिर्फ अगर 2 डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएँ, अगर मुझे ट्रांसपोर्ट का अदारा, सियाहत का अदारा और साथ डिजिटाइजेशन के लिए अगर मुझे कहा जाए, तो मैं गारंटीड आपको ये बता सकता हूँ इस इंटरव्यू की वसासत से कि मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का 25 to 30% बजट में इन्हीं डिपार्टमेंट से पूरा करके दिखा सकता हूँ। मैंने अमेंडमेंट्स जो हैं वो बताई हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बताई हैं, टूरिज़्म अथॉरिटी को मैंने बताई हैं। $1 बिलियन का मैं प्लान यहाँ लेके आया था कि किस तरह से टूरिज़्म यहाँ आ सकती है। हमारा टोटल बजट जो है वो 121 अरब का है, जबकि मेरा जो प्लान था वो 160 अरब का था कि आप एक डिपार्टमेंट से कैसे कमा सकते हैं। मैं तो 25% की बात कर रहा हूँ, यहाँ 100% से भी ऊपर जा सकता है। सिर्फ 3 साल की मेहनत से हमारा जो बजट 121-150 अरब का भी जो बनता है, इसको आराम से आप 600 से 700 अरब तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम्पिटेंसी की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। तो प्रोफेशनल लोग सियासत में डराया जाता है ना, बात की जाती है कि भाई आप वहाँ से जॉब छोड़ के आ रहे हैं, आप वहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं। मतलब हर बंदे के जहन में ये कंसेप्ट बना हुआ है कि सियासत जो है वो पैसे कमाने का एक ज़रिया है, जबकि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सियासत एक मुश्किल काम है और इसका जो मकसद होता है वो आवाम की खिदमत करना होता है और आवाम को एलिवेट करना होता है, उनको डेवलप करना होता है। मैं तो इसी मकसद के लिए कम अज़ कम इस फील्ड के अंदर उतरा हूँ इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता है। जैसे यूट्यूब के ऑफिस होते हैं मुल्क में, उनको बुलाया जाता है, उनको ऑफर्स दी जाती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी। गूगल हो गया, इसी तरह दीगर जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, तो उनको बुलाया जाता है और उनके ज़रिए से एक तो टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है, तरक्की में, और दूसरा ये कि उनसे अरबों रुपया कमाया जाता है। आप कह सकते हैं इस चीज़ का फुकदान नहीं पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी? आज़ाद कश्मीर में तो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में फिर भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको कैसे यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है। देखें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया, अब इंडिया के अंदर जो सॉफ्ट वैली बनी हुई है, वो माइक्रोसॉफ्ट सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ से बनवाता है। सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। ये सारे का सारा काम पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो कम्पिटेंट हो, इन कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करे, उनको फैसिलिटेट करे, उनको बिज़नेस फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये सारी की सारी कंपनीज़ यहाँ पाकिस्तान में जॉब करने के लिए तैयार भी होंगी। क्योंकि इंटरनेशनली जो लोग डेवलपर्स हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊँ आईटी की जो फील्ड है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे हैं, ये डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छे हैं। मैं इंडियन से अगर कंपेयर करूँ तो हम फार बेटर हैं, उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही, या गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट लोगों को आगे नहीं लेके आ रही। होता ये है कि इलेक्टिबल्स जो होते हैं उनको आगे लेके आया जाता है, या यानी स्वाबदीदी जो मैं बात कर रहा वसाइल हूँ, होने के बावजूद उनको प्रोकार नहीं लाया जा रहा, यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको 25 to 30%, और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा आज़ाद कश्मीर की, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में सिर्फ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, टूरिज़्म और आईटी के शोबे को अगर बेहतर किया जाए, गारंटेड 20 to 25% जो है आप पाकिस्तान का बजट जो है वो यहाँ इन 2-3 डिपार्टमेंट से कमा सकते हैं। मैंने यहाँ जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर सिस्टम देखा है, ये इतनी बड़ी बड़ी इनकम के जो ज़राए हैं वो मिस कर रहे हैं। मैंने प्लान इनको दिए भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि कम्पिटेंट लोग नहीं बैठे हुए, करप्ट लोग बैठे हुए हैं और वो अच्छे सिस्टम को वहाँ आने नहीं देना चाह रहे।
तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर काम करना चाहे, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर करना चाहे, तो मेरे पास सिस्टम्स अवेलेबल है। मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार भी था और अभी भी मैं तैयार हूँ अपनी सर्विसेज उनको देने के लिए इंशाअल्लाह। मौजूदा जो हुकूमती निज़ाम है उस पर क्या मुतमईन है, या हुकूमत को आप क्या कामयाब समझते हैं या नाकाम? अगर आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की बात करें तो मैं टोटली इनको नाकाम समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि बजट इशू ज़रूर किया जाता है लेकिन वो पहुंचता नहीं है। मैं इसकी एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस यूनियन काउंसिल के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ जो रोड दी गई है उसके अंदर एक 13 करोड़ का टेंडर था जो बाईपास रोड का था। वो टेंडर वहाँ से कैंसिल करके जो मिनिस्टर साहब हैं वहाँ के, वो पूरे के पूरे पैसे खा गए या खुर्द बुर्द कर गए। अब इससे बड़ी इनकम्पिटेंसी क्या हो सकती है? मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं मुजफ्फराबाद में जाके क्यों देखूँ या बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्यों देखूँ? मेरे पड़ोस के अंदर इतनी बड़ी 13 करोड़ की करप्शन हुई है जो मेरे सामने है। अब करने वाला कौन था? गवर्नमेंट का मिनिस्टर है जिसने सारा ये काम किया है और डिपार्टमेंट्स ने उसकी माँ के ऊपर ये काम किया है। अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मैं आपकी मीडिया की वजह से भी मैं इनफैक्ट इसके ऊपर मैं कंप्लेन भी कर चुका हूँ। उसके ऊपर पता नहीं काम होता है या नहीं होता, क्योंकि करंट गवर्नमेंट बैठी हुई है, हो सकता है इसके ऊपर काम ना करे। लेकिन हमारी जो यूनियन काउंसिल है उसका 13 करोड़ रुपया हमारे जो करंट सिटिंग मिनिस्टर साहब हैं वो खा के चले गए हैं। ये मैं आपकी मीडिया करप्शन, सीधी करप्शन है जी। करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है, आप क्या कहते हैं? देखें, करप्शन के लिए जो दुनिया के अंदर बेहतरीन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, पहले आप ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इस स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है स्टेरिटी कम फिटनेस का। इसको ख़त्म करके आप परफॉर्मेंस लेके आएँ और उसके बैकएंड के ऊपर आप लेके आए सिस्टम CRM का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेरे पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को देने के लिए तैयार हूँ। और इसी सिस्टम से हम लोगों ने करप्शन भी ख़त्म की। फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के पीछे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी यूज़ होती है। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ उस डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं जो इंटीग्रेट हुए हैं आपस में। और वो सिस्टम इसीलिए हम लोगों ने वहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं कि करप्शन को ख़त्म किया जा सके और हर चीज़ को टाइम के ऊपर ख़त्म किया जा सके। टाइम कंस्ट्रेंट एक बड़ा इशू होता है कि एक टेंडर जो 1 साल का है इसको दूसरे साल पे लेके जाते हैं, क्योंकि अगले साल फिर इन्फ्लेशन के पैसे डाल के, महंगाई हो गई है उस चक्कर में ये दोबारा से पैसे इनपुट करवाते हैं गवर्नमेंट से और करप्शन के नए ज़राए उनके पास निकलते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन टूल, बेहतरीन एप्लीकेशन और बेहतरीन सिस्टम अवेलेबल है, जिससे रोड्स जो हैं वो टाइम के ऊपर निकल सकती हैं और जो फिजिबिलिटी रोड की है उसके ऊपर निकल सकती है। CRM सिस्टम जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। HRMS सिस्टम जो है वो हमारी अपॉइंटमेंट्स को और ब्यूरोक्रेसी की जो लीव्स और बाकी चीज़ें इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं अवेलेबल हैं और इन्हीं सिस्टम्स के बलबूते पे बाकी मुल्कों ने तरक्की की है और हम अभी तक मैनुअल सिस्टम और इसी तरह का करप्ट जो सिस्टम है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को रिलीफ पहुंचाने में अभी तक कोई खातर इकदाम नहीं कर सकी। महंगाई आए रोज़ बढ़ रही है, डॉलर की कीमत आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं वो कामयाब जा रही है या नाकाम? क्या आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। आप महंगाई को देख रहे हैं लेकिन उसके रेलेवेंट फैक्टर्स को नहीं देख रहे कि महंगाई की वजह क्या है। अभी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। मैं UAE के अंदर था, हम लोग जो चिकन 11 दिरहम का ख़रीदते थे उसको मैंने 22 दिरहम में भी ख़रीदा है। ये कोरोना एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है महंगाई बढ़ी है। इसके अंदर आप गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बाकी डॉलर्स की जो कीमत बढ़ी है, तो जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी नून लीग की, उस गवर्नमेंट ने डॉलर को आर्टिफिशियली सस्टेन किया हुआ था एक वैल्यू के ऊपर। अब आर्टिफिशियली डॉलर्स को जब आप एक वैल्यू के ऊपर सस्टेन करवाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी एक अमाउंट जो है वो मार्केट के अंदर फेंकनी पड़ती है या डालनी पड़ती है इकोनॉमिकली, उसको सस्टेन करवाने के लिए। तो उसका अल्टीमेटली बोझ जो है वो कर्ज़ों की शक्ल में हमारे पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा था। अब इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो स्लो एंड स्टडी ज़रूर है, लेकिन इसके साम्राज्य आपको ग्रेजुअली नज़र आना शुरू होंगे। क्विक फिक्स किसी चीज़ में नहीं होता कि आप ओवरनाइट एक छड़ी घुमाएं और सारी चीज़ें जो है वो बदल जाएं और दुरुस्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो 5 साल की होती हैं, 10 साल की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। हमारी गवर्नमेंट तो फिर भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। हमारा करंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़े हैं। यहाँ बिज़नेस को जो है वो बड़ा इजी किया गया है, बिज़नेस करने के जो तरीके हैं उनको बेहतर किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेशनली हमें कितना फ़ायदा